चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे थे। 3-4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। नए वीडियो में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच सिटी द 2028 समर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। समर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि समर ओलंपिक गेम्स हर 4 साल पे होता है। और 2028 वाला कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस कहाँ पर है? ये है यूएसए में। और अगर हम बात करें कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा समर, तो ये होगा फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। ठीक है। और 2020 का ओलंपिक जो था, जो होने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से इसको 2021 में कराया गया। ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था टोक्यो में। 2021 वाला कहाँ हुआ था? टोक्यो में। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी, इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, तो बताइए आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, आईओसी के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुजाने शहर में। लुजाने शहर में। ठीक है, लौजाने भी आप पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग इसका ये है, लौजाने शहर में है। ठीक है। और अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की, तो 124 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ओलंपिक को एक साल पोस्टपोन किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स कहाँ पर है? वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मोनाको में। ठीक है, कहाँ पर है? मोनाको। क्लियर है? अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ये 1912 में 1912 में स्टॉकहोम में फाउंड किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इसको रीऑर्गेनाइज किसने किया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। पहले इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में था, लेकिन बाद में 1946 से इसका हेडक्वार्टर लंदन में हो गया। और फिर अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोनाको में। तो ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, मिस्टेक नहीं करना है। ऑप्शन में मोनाको भी है, ऑप्शन में स्टॉकहोम भी अगर रहेगा तो ये टिक नहीं करना है, और लंदन रहेगा तो उसको भी ध्यान देना है कि लंदन भी टिक नहीं करना है। आपसे प्रेजेंट का पूछ रहा है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स पंचायत जनरल इलेक्शन हैज टेकन प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन के फॉर्मेशन के बाद पंचायत जनरल इलेक्शन कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है 5 बार। कितनी बार हुआ है? 5 बार हुआ है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो फिफ्थ पंचायत इलेक्शन है, जिसमें जिला, जनपद और ग्राम पंचायत, ये अभी दिसंबर 2014 में हुआ है। दिसंबर 2014 में पहला पंचायत जनरल इलेक्शन, फर्स्ट पंचायत जनरल इलेक्शन, ये कब हुआ? ये हुआ है 1994 में। ये कब हुआ है? 1994 में। और सेकंड जो है इसके बाद 1999 में हुआ है, और ऐसे ही 2004 में, फिर 2009 में, और लास्ट जो हुआ है वो हुआ 2014 में। ठीक है, क्लियर है? और पंचायती राज जो है, पंचायती राज, इसकी बात अगर मैं करूं तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि पार्ट 9 में है, इसके तहत पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं बात करूं 11वें शेड्यूल से पंचायत में भी कितने 29 फंक्शनल आइटम्स जोड़े गए हैं। और अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 40 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और स्टेट डीपीएसपी है जो डायरेक्ट करता है स्टेट को विलेज पंचायत अपने स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। तो अर्बन बॉडीज के बारे में बात कर रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, अर्बन बॉडीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 243 के। सबको देखेंगे बारी बारी से। तो आर्टिकल 243, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराए। और जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे 243 एल की मैं बात करूं तो ये एल क्या है? देखिए, एल में है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। और 243 एम की मैं बात करूं तो एम क्या है? पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। और अगला जो है 243 एन, ये है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये 73rd और 74th, ये दो अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 1992। इसके तहत जो है एक विलेज पंचायत और एक म्युनिसिपल पंचायत, ठीक है, ये दोनों अमेंडमेंट के तहत, एक स्टेट पंचायत और दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
तो इन दोनों का जो है गठन हुआ, स्टेब्लिशमेंट हुआ है इन दो अमेंडमेंट से। तो ये अमेंडमेंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल ऑन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं सोच ही रहा था कि ये बता दूं आपको, क्वेश्चन ही आ गया। देखिए पंचायत राज जो है ये पूछ रहा है कि कौन से लिस्ट में है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि हर स्टेट को मिला है, तो स्टेट को मिला है यानी क्या हो जाएगा, स्टेट लिस्ट में हो जाएगा। 73rd अमेंडमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था 1992, और इसी ने डायरेक्ट किया है पार्ट 9 ठीक है, पार्ट 9 के तहत पंचायत को जोड़ने के लिए। और आर्टिकल कितना है 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ। और ये शेड्यूल कौन सा है, 11th शेड्यूल में बात किया गया है, 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, अब 74th अमेंडमेंट की बात करें अगर, तो ये 12वां शेड्यूल है, ये है 12वां शेड्यूल जो कि 74th अमेंडमेंट है। और इसमें म्युनिसिपैलिटीज की रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। और इसमें कितने हैं, 18 सब्जेक्ट, 18 आइटम्स हैं, 18 आइटम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके लिस्ट में। और पंचायती राज के लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स, ये आइटम जो भी गई आप 29 सब्जेक्ट्स है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं और हाईली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, टोटल सब्जेक्ट पूछा जा सकता है पंचायत में, या म्युनिसिपल में सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट पूछा जा सकता है, शेड्यूल पूछा जा सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है, या कौन से लिस्ट में है ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सो वी विल बी गेट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एनीथिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज प्रोविजन हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो ये अभी मैंने आपको बताया किस पार्ट में इंप्लीमेंटेड है, पार्ट 9 में। ठीक है, देखिए पार्ट 6 जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स। पार्ट 6 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स रहेगा। पार्ट 7 में क्या है, ये इसको हटा दिया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया 1956 में। और पार्ट 8 क्या है, पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज रहेगा, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज रहेगा। और अमेंडमेंट की बात मैंने ऑलरेडी करी रखी है, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए पार्ट 1 में क्या है, अगर मैं पार्ट 1 में है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजन सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A इसको बाद में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, और पार्ट 5 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द यूनियन। तो ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 स्टेट के लिए, पार्ट 2 सिटीजनशिप के लिए, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं, पहले 10 थे, अब कितने हैं, 11 है। 11वां ड्यूटी किस अमेंडमेंट से ऐड किया है बताइए कमेंट बॉक्स में, और कौन सी है, 11वीं ड्यूटी है कौन सी। और पार्ट 5 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन रहेगा। ठीक है, सारी बातें हो गई, एक एक चीज हमने छोड़ा कुछ नहीं। चलिए लास्ट लास्ट क्या 70th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में कौन विच सिटी हैज नॉट मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। तो इसमें 10 लाख पॉपुलेशन किसका नहीं हो, लेकिन ध्यान रहे ये 2011 सेंसस पे पूछा गया है, और इसी पे इस बार पूछा जाएगा क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है। आंसर क्या होगा, उज्जैन। उज्जैन जो है इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितना है उज्जैन का, देखिए एग्जैक्ट पॉपुलेशन में आपको क्या ही बताऊं क्योंकि एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर एमपी की एग्जैक्ट पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो एमपी का एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितना है, 7,26,26,26,809। देखिए याद करने का एक ट्रिक ये है, 26-26 याद रखिएगा क्योंकि सेंसस यही वाला है 2011 और उसी पे पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम लोग कि मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है अलीराजपुर, अलीराजपुर गुजरात के पास सटा हुआ ये जिला है, और इसमें 978 टोटल चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और सबसे कम है मोरेना में, जिसमें कितना है, मोरेना में कितना है 829। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में इसी इंदौर, उज्जैन के पास ही एक जिला है इंदौर, सटा हुआ है दोनों जिला आपस में, ये यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है, हरदा। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है, हरदा। ठीक है, ये 2011 सेंसस के कुछ डेटा हो गए जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, व्हेन द कोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट्स एक्ट 1955 शैल प्रिज्यूम दैट ऑफिस इज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब क्या हुआ, अगर इसका मैं कौन सा 1955, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत कब न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध स्पर्शीयता के आधार पर किया गया है, यानी जो ऑफेंस हुआ है वो अनटचेबिलिटी पे हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि व्हेन इट रिलेट्स टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ओनली, यानी कि जब ये अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है तभी ये माना जाएगा कि ये सेक्शन 12 जो है उसको वायलेट कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है। सेक्शन 2 में आता है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में देखिए इसमें है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या है कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, विक्टिम का कोई भी हो, रिश्तेदार में पत्नी हो या पति, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, भाई या बहन, जो भी हो, अगर वो टोटली डिपेंडेंट है या सपोर्ट भी ले रहा है अपने मेंटेनेंस के लिए, तो वो क्या है, वो आता है, उसके अंडर आएगा। यानी यहाँ पे देखिए चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है, डिपेंडेंट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा है ईसी की बात करें, देखिए डिपेंडेंट क्या है, सेक्शन S2 में अगर डिपेंडेंट की बात करें, देखिए एट्रोसिटी आता है सेक्शन 2A के अंदर। एट्रोसिटी किस में आता है, सेक्शन 2A के अंदर। और अगर डिपेंडेंट की बात करूं तो ये आता है 2B के अंदर, यानी BB के अंदर। ठीक है, डिपेंडेंट आता है BB के अंदर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और EC यानी कि विक्टिम, ये आता है, विक्टिम आता है EC के अंदर। विक्टिम किस में आता है, EC के अंदर। विक्टिम क्या हुआ, हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 1। ठीक है, जिसको, जिसने सफर किया है, जिसने फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉनिटरी हार्म, इतने तरीके के हार्म है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉनिटरी हार्म, या इसके प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा है, ठीक है, वो आएगा विक्टिम के अंदर। क्लियर है। और ये विक्टिम किस में आता है, EC में आता है, जो कि C ऑप्शन में है हमारे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, ठीक है। देखिए स्पीडी ट्रायल की अगर मैं बात करूं, स्पीडी ट्रायल की मैं बात करूं, तो स्पीडी ट्रायल में अगर ऑप्शन बी हम देख रहे हैं, तो किसी मुकदमे को गति देने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति के साथ आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले को इस अधिनियम के तहत अपराधों को करने की कोशिश के लिए एक विशेष न्यायालय होने के लिए किसी न्यायालय के लिए सत्र निर्दिष्ट करता है। ठीक है। और विशेष न्यायालय की बात करूं तो धारा 14 में परिभाषित है, धारा धारा 14 में परिभाषित है। ठीक है। और सेक्शन की बात करूं तो ये देखिए 2D में नहीं आता है। ठीक है, ये कौन सा है, सेक्शन 14 में है लेकिन 2D में नहीं आता है, इसीलिए सेंटेंस जो है गलत हो गया। तो इसमें डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। पूरा अगर पढ़ा रहेगा सारा सेक्शन, तभी इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
2019 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था? लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा 2023 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था, या इंडिपेंडेंस डे पे चीफ गेस्ट कौन था? इंडिपेंडेंस डे पे चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है, ये तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं। ये प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरिल रैमफोसा, ये थे चीफ गेस्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे पे कौन था चीफ गेस्ट और इंडिपेंडेंस डे पे कौन था चीफ गेस्ट, इसको। तो देखिए, रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह इल सीसी। फतेह अब्दुल फतेह इल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और ये 2023 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। 2024 में जो दिया गया है निमंत्रण, वो जो बिडेन को दिया गया है, बिडेन साहब को अभी तक ये निमंत्रण एक्सेप्ट हुआ नहीं है, लेकिन होपफुली 2024 में ये एक्सेप्ट करके शायद यही चीफ गेस्ट बन के आ जाए। अगर इंडिपेंडेंस डे की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस डे में कोई खास चीफ गेस्ट नहीं था बाहर से, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसमें 400 सरपंच को चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया था, जो कि 660 विलेज से बिलोंग करते हैं, और 250 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से लोग थे, ये चीफ गेस्ट थे, और 50 पार्टिसिपेंट जो थे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत आने वाले लोग चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। किसमें? इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहा हूं 2023 में। लेकिन ये रिपब्लिक डे वाला आपको याद रखना है, और ये तो किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि इजिप्ट का कौन था जो 2023 रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87th क्या है? हु वाज द स्पेशल गेस्ट एट थर्ड इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस इन इंदौर? अब ये भी क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि 2015 की चीजें अभी शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई होंगी और वो 2023 में वो पूछ सकता है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, मिस्टर लियोनोपो दामचो दोरजी, ये भूटान से आए थे, और ये जो है ये थर्ड इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ था इंदौर में, इसके चीफ गेस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, ना ही आएगा वापस। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018? ये पूछ सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल स्कीम है, और ये है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आता है, और इसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, ये लॉन्च किया है 2018 में। ठीक है, और ये रांची झारखंड से लॉन्च हुआ है, आयुष्मान भारत रांची झारखंड से, तो ये भी याद रखिएगा कि कहां से लॉन्च हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें देखिए 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली को मिलेगा, और इसमें 10.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वॉल्व एंटाइटल हो चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ये एक छोटा सा स्टेप सेंट्रल का है। ठीक, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज साइज जेंडर किसी भी चीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन मध्य प्रदेश द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द मैरिजेबल गर्ल्स ऑफ पुअर फैमिलीज, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाज इंक्रीज्ड इन द ईयर 2019। तो 2019 में कितना बढ़ गया? ये 51,000 बढ़ गया है। ठीक है, 51,000, और पहले कितना था बताइए? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसमें मेनली क्या है कि इसमें मूल्य मंत्री कन्यादान योजना में ये फाइनेंशियल बर्डन जो होता है गरीबों पे बच्चों की शादी करने का, ये उनके लिए है, और इसमें हर फैमिली से 2 लड़कियों को मिलेगा ये। ठीक, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, इस बात पे कोई भी चीज मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये है कि इस स्टेट के जो रेसिडेंट हैं उनको ही ये मिलेगा, स्टेट के रेसिडेंट को ही ये मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा जो वहां के रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना है? 51,000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वन द ऑस्कर अवार्ड? तो 2019 में कौन सा फिल्म ऑस्कर अवार्ड पाया? तो ये पीरियड है, एंड ऑफ सेंटेंस, और ये 2019 में इसको मिला है। रायका ज़ेज़्तावची इस फिल्म की डायरेक्टर है, रायका ज़ेज़्तावची ये डायरेक्टर है। ठीक है, सिखिया इंटरटेनमेंट ने ये मूवी प्रोड्यूस की है। ठीक, चलिए, लेकिन इस बार का ऑस्कर जो मिला है 2022 या 2023, ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं फटाफट से, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 91 क्वेश्चन नंबर क्या है? ड्यूरिंग द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ बुंदेला रिवेलियन 1843 हृदयेश वाज जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो आंसर क्या है? हीरापुर। ठीक है, आंसर है हीरापुर। देखिए 1843 में बुंदेल रिवेलियन हुआ था, और ये हीरापुर का जमींदार था। हीरापुर एक टाउन है, कहां पे? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये तो बहुत आसान सवाल है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म हो जाएगा 1909, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही जो है इसमें देखिए मिंटो जो है, इस मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक, और ये 1909 में आया था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और ये जो मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म है, मोनफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, ये 1919 में आया था। ठीक, और इसमें क्या था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट ये अलग अलग किया था ये रिफॉर्म, जिस वजह से जो है डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट्स यानी कि डायरकी
डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में बहुत अनसक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये डायरकी का अंत जो हुआ था ये 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था और ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण हो गया था। ठीक है, और बाद में फिर फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक, पावर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लेड द मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस इन 1800। देखिए इसका आंसर है फाजिल मोहम्मद खान, जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी 1857 की क्रांति में। ये बहादुर शाह जफर को सपोर्ट किए थे 1857 में, ठीक है, और इन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी। इसके अलावा झांसी की रानी ने भी अपना रोल प्ले किया था बहुत अच्छी तरीके से, और इन्होंने भी अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक, की किसने लिखी है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा है? द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रूथ और द लाइट ऑफ द ट्रूथ सिंपली। और ये कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1875 में। ठीक है, 20 से ज्यादा लैंग्वेज में ये बुक प्रकाशित की गई है, 20 से ज्यादा लैंग्वेज में। और इनको जो है, ये पहले इंसान थे स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में इन्होंने एक नारा दिया था 1876 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर गिल्ड? सिल्क वीवर गिल्ड के बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन, यानी कि रेशम बुनकर संगठन, रेशम बुनकर संगठन के बारे में जानकारी का खुलासा इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन से मिला है? तो ये मिला है दसपुर इंस्क्रिप्शन। दसपुर इंस्क्रिप्शन जो है ये यशोधर्मन मंदसौर स्तंभ शिलालेख, भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर, मंदसौर जिला है, और इसी जिले से ये इंस्क्रिप्शन मिला था। ठीक है, ये 6th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, जो कि आर्कोलॉजिकल साइट एक जगह है, एक गांव है सोंडानी, गांव का नाम क्या है? सोंडानी, जहां पर ये मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क वीवर्स गिल्ड। सिल्क वीवर्स गिल्ड का कौन से इंस्क्रिप्शन से मालूम पड़ता है? दासपुर इंस्क्रिप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन नर्मदा रिवर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है नर्मदा रिवर पे नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भालकुंड। ये भालकुंड जो है ये नहीं है, बाकी कपिल धारा ये भी है, दुग्ध धारा भी है, और भेड़ाघाट भी है, ये तीनों है। ठीक है, भालकुंड जो है ये किस नदी पे है? फिर ये है बीना रिवर पे, ये है बीना रिवर पे। ठीक है, और कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट ये तीनों कहाँ पे है? ये नर्मदा रिवर पे है। अगर नर्मदा नदी के बारे में बात करूं मैं, तो थोड़ी बात करनी बनती है, क्योंकि एमपी की लाइफ लाइन कही जाती है नर्मदा रिवर को, एमपी की लाइफ लाइन है ये नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा देखिए इसकी जो लेंथ है ये है 1312 किलोमीटर, 1312। कैचमेंट एरिया की बात करूं तो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। और नर्मदा पे एक फेमस डैम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये एक पेनिनसुलर रिवर है जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती है। और ये रिफ्ट वैली है कहाँ पे? विंध्यान और सतपुरा, इन दोनों के बीच में है। सतपुरा और विंध्यान के बीच में ये नदी पैरेलली बहती है। ठीक है, और धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी के किनारे ही है, जबलपुर के पास में, जबलपुर के पास में धुआंधार, धुआंधार रिवर फॉल, वाटरफॉल, सॉरी, धुआंधार वाटरफॉल। तो ये भी पूछ लेता है कि ये धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा हाईवे जो है ये मध्य प्रदेश से पास करता है? तो ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं, NH3 जो है ये मध्य प्रदेश से पास करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, नेशनल हाईवे 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ये देखिए NH12 की बात करूं मैं, NH12 ये वेस्ट बंगाल में है, कंप्लीटली वेस्ट बंगाल में। NH7 जो है ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और NH8 जो है ये है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कॉलम, इसको मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, आपको यहां दिख रहा होगा फ्लड। जैसे ही आपको फ्लड दिखे तो फ्लड मेनली कहां आएगा? प्लेन एरिया में आएगा, तो यानी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी 1 का 2। तो 1 का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हम लोग बात करते करते, और 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? टेलीग्राफ प्लेटो दिया है आपको, इंडियन ओशन, कोकोआ रिज दिया है, पैसिफिक ओशन, वेल्विस रिज दिया है, अटलांटिक ओशन, और अगलस बेसिन दिया है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेलीग्राफ प्लेटो। अब आप पूछेंगे कि टेलीग्राफ प्लेटो है कहाँ पे? तो ये इंडियन ओशन में नहीं है भैया, ये है अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन। ये कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, और ये जो है ये जगह ऐसा है जहां पे पहली बार, फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन जो है पानी के अंदर
सी वाटर के अंदर बिछाया गया था, सी वाटर के अंदर बिछाया गया था। ठीक है, दूसरा है कोकोआ रिज। कोकोआ रिज जो है ये पैसिफिक ओशन में है, और ये इसमें कौन सा है, देखिए कोकोआ प्लेट। कोकोआ प्लेट आपने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम सुना होगा, तो उनमें से एक प्लेट है कोकोआ प्लेट जो कि पैसिफिक ओशन के नीचे है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, ये ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है। और ये किधर है, ये है वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका में है ये। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है वाल्विस रिज। वाल्विस रिज जो है ये है अटलांटिक ओशन में, और ये वाल्विस नाम जो पड़ा है ये वेल्स नाम पे पड़ा है, वेल्स। ठीक है, और ये वेल्स इस रीजन में बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसको वाल्विस रीज कहा जाता है। वाल्विस जो वर्ड है, ये वाल्विस वर्ड का मतलब होता है वेल, वेल होता है इसका मतलब डच में। ठीक है, डच में वेल होता है इसलिए। और ये कहां पर है, ये सदर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, और इसकी लेंथ टोटल है 3000 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये कहां से कहां एक्सटेंड करता है, ये मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज से लेकर कहां तक बताइए, अफ्रीकन कोस्ट में एक आइलैंड है कुनहा एंड गफ आइलैंड, कुनहा एंड गफ आइलैंड, तो इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वाल्विस रिज। इसके बाद है अगलस बेसिन। तो ये अगलस बेसिन जो है ये तो अपने इंडियन ओशन में है, और ये साउथ अफ्रीका के साउथ में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साउथ में है, जहां पर साउथ अटलांटिक ओशन और साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन मीट करता है। कौन कौन सा, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन, और दूसरा क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन। ये दोनों जहां पे मीट करता है, यहां पर है ये ऑगलस बेसिन। और ये किसका पार्ट है, ये अफ्रीकन प्लेट का पार्ट है, अफ्रीकन प्लेट का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे आसान और आज का आखिरी सवाल। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बड़ा आसान सवाल है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, यानी कि सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और जो ऑप्शन दिया है आपको उसी में देखना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी लेंथ बता देता हूं सारे कंट्रीज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अफगानिस्तान की, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। सबसे कम इसी का है 106 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो किस स्टेट को टच करता है, मात्र J&K, ये पहले नंबर पे है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मैं मिटा देता हूं, और इसको भी मिटा देता हूं, और लाइन से सारा बताता हूं। दूसरा जो है अफगानिस्तान के बाद किसका नंबर है, बांग्लादेश, बांग्लादेश का नंबर है। और ये देखिए ये है 4096, सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर। और सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है बांग्लादेश में, जी हाँ बिल्कुल सही, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और स्टेट्स की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल, दूसरा मिजोरम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और असम। इसमें सिक्किम नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम ऊपर छोटा सा राज्य है, तो ये टच नहीं करता है बॉर्डर। ये हो गया बांग्लादेश। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं भूटान। तो भूटान की बात कर लेते हैं, ये देखिए 699 किलोमीटर है। ठीक है, 699 किलोमीटर। और स्टेट्स कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और बंगाल, वेस्ट बंगाल आई मीन। ठीक, ये सारे स्टेट्स टच करते हैं भूटान से, और लेंथ कितनी है, 699। इसके बाद आता है चाइना। चाइना का क्या है, देखिए मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन, और इसमें 4056 यानी 4056 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ है, जिसमें स्टेट्स कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं अपन, लास्ट के अभी और है, म्यांमार देख लेते हैं। तो म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार देखिए 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा 16 × 3 यानी 1648, लेकिन इसको 48 को 1643 कर लीजिए, याद रहेगा। अब मैं बात करूं अगर लेंथ बॉर्डर्स की, तो कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेपाल। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल 1690 किलोमीटर है टोटल लेंथ, और इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में इस जालिम को रखेंगे हम लोग पाकिस्तान, जिसमें है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और स्टेट्स, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, देखिए 3333 ही है इसमें। ठीक है, नंबर में भी दुश्मनी है। अब अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। ठीक है, 4 स्टेट जो है बॉर्डर टच करता है, कंप्लीट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे नए साल के, 2019 का 18 हो गया शायद, ये 19 या 20 का लेके आएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।